लग चुकी है कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज सबसे पहले राम मंदिर चंदा चोरी केस की फाइल खोलेंगे, क्योंकि इस मामले की एसआईटी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें किस किस के नाम हैं, कौन बच गया और क्यों कहा जा रहा है कि चेले निपट गए और इस्तीफे के बाद भी चंपत बच गए, ये समझेंगे आज। आपको केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी सिया की गूगल हिस्ट्री भी आज दिखाएंगे, जिसमें कथित तौर पर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड को भी सर्च करने की बात सामने आई है। कैसे ये डिजिटल फुटप्रिंट्स सिया के लिए मुसीबत बन गए, उसने मर्डर को लेकर आखिर क्या क्या सर्च किया था, इसकी डिटेल भी फाइल खोलेंगे आपके सामने। आपको ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे की तस्वीर भी दिखाएंगे, जिसमें ईरानी मीडिया कह रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार बनने वाला है। 90 लाख लोग शिरकत कर चुके हैं और भी कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन इस फ्यूनरल से ट्रंप का मिजाज क्यों बिगड़ गया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आज कचहरी में सबसे पहले वो 3 डेवलपमेंट मैं आपको बताने वाली हूं, जो राम मंदिर चंदा चोरी चढ़ावा चोरी केस में हुए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई। सारे पदाधिकारी पहुंचे, मगर चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं आए। ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा मंजूर किया। चंपत राय की जगह अब नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। और इसी बीच एनडीटीवी के पास चंदा चोरी पर एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आरोपियों का जिक्र है, उनकी एक एक भूमिका की डिटेल बताई गई है, कितने पैसे चोरी हुए, किसने चोरी किए, सबके नाम हैं। और ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तीसरी खबर यह है कि अब अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अब मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त सब जानना चाहते हैं कि जो ये एक्शन हुए हैं, ये किस आधार पर हुए हैं। तो ये एसआईटी रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये अब आपके सामने मैं रख रही हूं। 9 पन्नों की ये एसआईटी रिपोर्ट है। एनडीटीवी इंडिया के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। किसी और न्यूज चैनल पर ये कॉपी आपको इस वक्त नहीं दिखेगी और इसकी एक एक डिटेल अब मैं आपके सामने रखूंगी। पेज नंबर 2 पर यह हिस्सा मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाई हूं, जिसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। और इसके बाद आप समझेंगे कि जो कदम उठाए गए उनके पीछे कारण क्या थे। तो इसमें साफ लिखा गया है कि जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिर्फ नकदी गणना प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियां विद्यमान थी। यानी सिर्फ कैश नहीं चोरी हुआ, जो कीमती सामान था उसकी चोरी की बात भी यहां पर, बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में अनियमितताएं पाई गई, इसको यहां पर बताया गया है। अगले पन्ने पर जो लिखा गया वो आपके लिए पढ़ रही हूं। सोशल मीडिया में प्रचारित तीनों खबरों में निहित ट्रस्ट पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं होती। तो किन आरोपों की बात यहां पर हो रही है? जो चढ़ावा दिया गया, जैसे आपको ध्यान होगा सिंधी समाज के प्रतिनिधि ने जिक्र किया था। ऐसे ही मुंबई के व्यवसायी श्री अनिल विश्वकर्मा द्वारा एक चांदी का हार और चांदी की चरण पादुकाएं अर्पित की गई थी। इस पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये भेंट उनकी अभिरक्षा में सुरक्षित है। और आज जो है कई तस्वीरें ऐसी रिलीज भी की गई हैं इस बैठक के बाद, जिसमें ये जाहिर होता है कि ये चढ़ावा जो दिया गया था वो उनके पास मौजूद है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। गंभीर चिंता उन व्यक्तियों की भूमिका से उत्पन्न होती है जो बिना किसी स्पष्ट आदेश के हुंडियों की चाबियां अपनी पहुंच के जरिए नियंत्रित कर रहे थे, जैसे कि रमाशंकर यादव, यानी यहाँ पर टिन्नू यादव का जिक्र हो आया है। गणना प्रभारी होने के नाते हुंडियों के खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अधिकारी के रूप में सुभाष श्रीवास्तव इस अनौपचारिक व्यवस्था को जारी रहने देने के लिए उत्तरदायी थे। तो इसमें बताया गया है कि कैसे ये अनियमितता यहां पर हो रही थी। जांच में पाया गया उपयुक्त सुरक्षा उपायों का वास्तविक अनुपालन नहीं किया गया। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल कमी नहीं थी, बल्कि प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही है। ये इस रिपोर्ट में दूसरे पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे कि चोरी और गबन की परिस्थिति हुई। यानी एसआईटी ने यह माना है कि यह सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। अब खुले में किस तरह से ये सब कुछ हो रहा था उसका जिक्र यहाँ तीसरे पेज पर किया गया है। इस तीसरे पेज में जो मैंने हिस्सा आपके लिए हाईलाइट किया है, इसमें बड़ा साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, गणना कक्ष के भीतर बार बार ऐसी घटनाएं पकड़ी गई हैं जिसमें गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी, खुले नोटों की गड्डी अपने कपड़ों के भीतर, जेब, जूतों, इन सब जगहों पर छिपाते थे और
कुछ और उन्हें आड़ देते थे, जिसका जिक्र एनडीटीवी इंडिया ने बार बार किया है आपके सामने। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट प्रतिनिधियों द्वारा सीसीटीवी से रिकॉर्ड की गई कुछ फुटेज भी जांच दल को दिखाई गई, जिसमें धनराशि को छिपाने हटाने जैसी संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं। और एनडीटीवी आपको लगातार इस खबर पर अपडेट कर रहा था, तो हमारी खबर की पुष्टि एसआईटी की इस रिपोर्ट में हो रही है, जो तीसरे पेज पर ये पॉइंटर्स मैंने अभी आपके लिए हाईलाइट किए हैं। प्रभावी तरीके से तलाशी नहीं ली जाती थी, तो देखिए कितनी चूक जो है यहां पर हाईलाइट हो रही है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रही हूं आपके लिए, 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की अवधि का जो डेटा उपलब्ध है सीसीटीवी फुटेज का, सिर्फ इतना ही उपलब्ध है। अकेले इतनी अवधि में, इतनी समय सीमा में 70 बार चोरी और गबन पकड़ा गया है। बाकी फुटेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फुटेज अवेलेबल है उसी में 70 बार गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष की स्पष्ट पुष्टि करता है कि गणना कक्ष के भीतर धनराशि की चोरी गबन की घटनाएं हुई हैं। अब 6 नाम जो आपके लिए स्क्रीन पर हाईलाइट कर रही हूं वो पढ़ रही हूं आपके लिए। निम्नलिखित 6 व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया इनकी संलिप्तता पाई जा रही है: अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। अब आप सोचेंगे कि जो एफआईआर हुई उसमें तो 8 नाम थे, ये तो 6 ही नाम है। तो अब इसकी तस्वीर आपके लिए आगे रखती हूँ। अगले पेज पर इसकी डिटेल है, देखिए। जांच के दौरान ये प्रकाश में आया कि टिन्नू ने मनीष को संविदा हेतु आवश्यक अभिलेख बैंक कार्मिक श्री रत्नेश चतुर्वेदी को उपलब्ध कराने को कहा। तो टिन्नू यादव की इतनी पहुंच है कि उसके कहे हुए मुताबिक किसी दूसरे व्यक्ति को भी गणना के काम में लगाया जा रहा है, मनीष यादव, जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो टिन्नू यादव के कहने पर मनीष यादव की नियुक्ति होती है और फिर गबन में वो भी आरोपी पाया जाता है, गबन करता हुआ धनराशि का पाया जाता है। तो ये हो गए वो 2 नाम। और कौन है टिन्नू यादव? जो सीधे सीधे चंपत राय से जुड़े हुए हैं, लेकिन चंपत राय का नाम इस पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात होता है एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि मिली है। कितनी धनराशि मिली है इसका जिक्र है रिपोर्ट में। 78,94,000 की बरामदगी का संकेत मिलता है। आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे बाथरूम से 2.25 लाख रुपए की बरामदगी का भी उल्लेख मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है, किन लोगों से मिल रहा है पैसा? जिनका मासिक पारिश्रमिक यानी जिनकी सैलरी 20,000 और कटौती करने के बाद जो इन हैंड सैलरी जिसका हम जिक्र करते हैं वो मिल रही है 15,000। और इसके बावजूद इनके खातों से बड़ी मात्रा में कैश, सावधि जमा यानी एफडी और कई अन्य वित्तीय गतिविधियां पाई गई हैं। ये एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में इन 8 लोगों पर जो डिटेलिंग मिली है जांच में वो दी गई है। अब यहां से आता है एक और महत्वपूर्ण नाम अनिल मिश्रा का, जिनका इस्तीफा मंजूर हुआ। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में नाम कहीं नहीं है। लेकिन अनिल मिश्रा के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी जिनका ठीक तरीके से वहन नहीं हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों में नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे थे, यानी पूरी जिम्मेदारी थी। श्री मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के भी उत्तरदायी थे, यानी अपने पूरे होशो हवास में जो गतिविधियां पकड़ी गई उनको उन्होंने कमजोर किया। इस बात का जिक्र है रिपोर्ट में। आगे देखिए, डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी गबन की घटना होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि गणना कर्मियों की तैनाती, उनकी उपस्थिति, अनुशासन, तलाशी व्यवस्था, अन्य सुरक्षा उपायों के प्रभावी अनुपालन में गंभीर कमी रही। इसमें सबसे गंभीर बिंदु गणना कक्ष प्रभारी होने के बावजूद गणना कार्मिकों की तलाशी ना करना है। यह पॉइंट मैं आपके लिए सीधा यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि बिना स्पष्ट लिखित आदेश के हुंडियों की चाबियां अथवा पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू कर रहे थे। जिनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने ही जांच में ये सारी गड़बड़ियां, अनियमितताएं, लापरवाही, जिसे एसआईटी सोचा समझा दोष भी यहां पर मानकर चल रही है जांच में। चोरी गबन के कृत्य में संलिप्त मनीष कुमार यादव, जो कि गणना कर्मी के रूप में नियुक्त हुए, उसकी नियुक्ति उनके बड़े पिताजी, ताऊजी लिखा है ब्रैकेट में,
बड़े पिताजी श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की सिफारिश पर हुई थी। मनीष यादव दिनांक 15 अप्रैल 2026 से गणना कक्ष में कार्य करने में लगे और 11 मई 2026 से ही चोरी गबन के कृत्य में संलिप्त पाए गए और प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए हुए ये प्रमुख बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर एक और बात आपके लिए हाईलाइट करूं, नकदी गणना का कार्य एक संवेदनशील कार्य है। इसके लिए मात्र 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखना कार्य के महत्व के दृष्टिगत उचित नहीं था। यानी एसआईटी ने यह माना है कि चढ़ावे की गिनती से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण कार्य, लेकिन सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है जिसका पालन नहीं हुआ। तो एक पॉइंट इसके साथ ही 9वें पन्ने पर आप देखिए कि हस्ताक्षर के साथ ही ये रिपोर्ट आगे सबमिट कर दी गई। लेकिन जांच में नकदी की गणना में जो ये कमियां दिखाई दे रही हैं, इन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा अधिकारी जो इस पूरी लिस्ट में है वो अनिल मिश्रा है। लेकिन अब इसी बात पर हैरानी होती है कि अनिल मिश्रा का नाम इसमें है, चंपत राय का नाम भी इस लिस्ट में कहीं नहीं है। टिन्नू यादव के हवाले से भी चंपत राय का नाम इस लिस्ट में, इस सूची में, इस प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं नहीं है। हमारे सहयोगी रणवीर ने इसी पूरे विषय पर रिपोर्ट दी है, देखिए। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इस बीच एनडीटीवी को एसआईटी की उस रिपोर्ट की पूरी कॉपी मिल गई है जिसमें एसआईटी ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसमें जानकारी दी थी कि कैसे गड़बड़ियां होती थी। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन जिम्मेदार अनिल मिश्रा को माना गया है। ये माना गया है कि अनिल मिश्रा की जो भूमिका थी उन्होंने उसको ठीक से नहीं निभाया, गड़बड़ियां होती गई, एक के बाद एक गड़बड़ी होती गई, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट की कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 6 लोग थे, 8 में से 6 लोग, वो 6 लोग चंदा चोरी में लगे थे और जो 2 लोग थे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, वो टिन्नू यादव जो सबसे चर्चित नाम था, वो साजिश में शामिल थे, लेकिन जो बाकी 6 सदस्य थे वो सारे 6 के 6 चंदा चोरी करते थे। रिपोर्ट कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज रखने के लिए 180 दिन का नियम था, लेकिन सिर्फ 45 दिन का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको रखा गया। ये एक बड़ी लापरवाही थी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो लोग मंदिर में चंदा गिनने के काम में लगाए गए थे उनके पास हुंडियों की चाबी होती थी, उनके पास एक्सेस होता था, और इस तरह का एक्सेस जहां पर उनका स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती थी, रूटीन तरीके से कभी चेकिंग हो गई तो हो गई, नहीं तो उन लोगों को बिना चेक किए ही आने जाने दिया जाता था। साथ ही ये कहा गया है कि जो चंदा और चढ़ावा आता था उसकी निगरानी उस तरीके से नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। तो तमाम ऐसे पहलू थे जिसको लेकर के एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो जो जानकारियाँ दी गई थी वो कॉपी बता रही है कि यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हुई वो एक दिन की नहीं थी, लंबे समय से। जिसके पास हुंडी की चाबी उसी ने खजाने पर कर दिया हाथ साफ। लेकिन चढ़ावा चोरी की घटना पर बोलते वक्त आप सोचिए, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी भावुक होते। उनके बयान के दौरान ऐसा लगा कि वो सिर्फ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आहत भावनाओं का दर्द भी बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामलला के चरणों में श्रद्धा से चढ़ाया गया अर्पण भक्तों की आस्था का प्रतीक है, और यदि किसी ने उसके साथ उस आस्था के साथ छल किया तो ये केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि विश्वास पर चोट है। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री रामलला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की, और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। राम मंदिर में चढ़ावे की गबन के मामले में एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट हो रहा है, वो भी यूपी के विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले। जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया, उसी राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को उठाकर विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा गेम खेला और इसमें सबसे आगे रहे अखिलेश यादव। आखिर राम की राजनीति का ये नया अध्याय शुरू कैसे हुआ और मंदिर से मनी तक शिफ्ट कैसे हुआ? सियासी गोल पोस्ट कचहरी में
खोलते हैं इसकी फाइल। भारतीय राजनीति में अगर किसी एक मुद्दे ने सबसे लंबा सफर तय किया है और सरकारें बनते बिगड़ते देखी हैं, तो वो मुद्दा है अयोध्या में राम मंदिर। एक समय था जब सवाल सिर्फ एक था, मंदिर कब बनेगा। इस सवाल पर वीएचपी, आरएसएस से लेकर बीजेपी तक सभी की एक ही लाइन होती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर जब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी मंदिर बनने में देरी होने लगी, तो विपक्ष की ओर से तंज कसा जाने लगा, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बाद में तारीख भी आ गई। फिर सवाल हुआ, मंदिर कौन बनाएगा, तो उसका भी फैसला हो चुका है। अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है। इसके बाद तो अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे का अध्याय राजनीतिक तौर पर समाप्त मान लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया और वो मुद्दा नया रूप धरकर देश की राजनीति में नए सिरे से खलबली मचाए हुए है। लेकिन इस बार उसका प्लेयर कोई और लग रहा है, वरना तो राम मंदिर का सवाल दशकों तक बीजेपी की राजनीति के कोर मुद्दों में था। उसी सवाल ने बीजेपी को विपक्ष की बेंच से उठाकर दिल्ली की सत्ता के केंद्र तक पहुंचा दिया। 1984 में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों वाली भाजपा 5 साल के भीतर ही 1989 के चुनाव में 89 सीट तक पहुंच जाती है। 1991 में 120 सीट, 1996 में 161 सीट झटक लेती है। यानी उसकी राजनीति का ग्राफ लगातार बढ़ता गया और साल 2014 के बाद बीजेपी पिछले 12 साल से देश की सत्ता पर विराजमान है। लेकिन आज सवाल बदल गया है और राजनीति में जिस दिन सवाल बदल जाए तो ये समझ लीजिए सियासत का गोल पोस्ट शिफ्ट हो चुका है। और यहीं से सवाल उठता है, आखिर राम मंदिर पर कैसे शिफ्ट हुआ भारतीय राजनीति का गोल पोस्ट। आज बहस राम मंदिर बनने पर नहीं है, मंदिर तो बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। आज बहस मंदिर के नाम पर आए चढ़ावे, चंदे और कीमती चीजों के गायब होने पर है, गबन होने के आरोपों पर है। यानी मामला मंदिर से मनी तक पहुंच गया है और उस मनी में उन लोगों के हाथ रंगे हैं जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। क्या आपको मालूम है राजनीति का सबसे बड़ा नियम क्या है? नियम यह है कि जो मुद्दा आपको चुनाव जिता सकता है, अगर उसका नैरेटिव बदल जाए तो वही मुद्दा किसी दिन आपके गले में भी पड़ सकता है, आपको बचाव की मुद्रा में भी ला सकता है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े तमाम संगठनों की स्थिति इस समय यही हो गई है। और इस मुद्दे पर नया नैरेटिव कौन रच रहा है? वो विपक्ष जिन्हें बीजेपी के नेता हिंदू विरोधी ठहराते नहीं थकते थे। अब विपक्ष कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहा है, इसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट से आप समझिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के पहली बार लखनऊ पहुंचने पर अखिलेश सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या? दरअसल ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश है कि जिस अयोध्या को बीजेपी अपने सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताती है, अब उसी अयोध्या को विपक्ष जवाबदेही के मंच में बदलना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो? मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। उधर जो उद्धव ठाकरे कल तक अपनी पार्टी में हुई टूट-फूट से खिन्न दिख रहे थे, अब राम के नाम पर खुद को नए सिरे से खड़ा करने की जुगत में है। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर में कथित चंदा घोटाले को लेकर राम रक्षा आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने मुंबई के दादर के हनुमान मंदिर के बाहर रैली की, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और बीजेपी मुक्त राम का नारा दे दिया। जब हम मंदिर के लिए जाते हैं तब हमारी लंगोटी तक की जांच की जाती है। साधु संतों के साथ भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं।
करोड़ों का माल आप चट कर जाते हैं। मेहनतकश हिंदू, सीधा साधा और श्रद्धालु हिंदू जो मनोकामना लेकर मंदिर जाता है और फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समझकर अपनी कमाई का 1 या 2 रुपया राम मंदिर में दान करता है, उसके पैसे भी आप गायब कर देते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उधर जो उद्धव ठाकरे कल तक अपनी पार्टी में हुई टूट-फूट से खिन्न दिख रहे थे, अब राम के नाम पर खुद को नए सिरे से खड़ा करने की जुगत में है। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर में कथित चंदा घोटाले को लेकर राम रक्षा आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने मुंबई के दादर के हनुमान मंदिर के बाहर रैली की, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और बीजेपी मुक्त राम का नारा दे दिया। जब हम मंदिर के लिए जाते हैं तब हमारी लंगोटी तक की जांच की जाती है। साधु संतों के साथ भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं। करोड़ों का माल आप चट कर जाते हैं। मेहनतकश हिंदू, सीधा साधा और श्रद्धालु हिंदू जो मनोकामना लेकर मंदिर जाता है और फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समझकर अपनी कमाई का 1 या 2 रुपया राम मंदिर में दान करता है, उसके पैसे भी आप गायब कर देते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सवाल पूछ रही है कि राम मंदिर से जुड़े हर मामले में क्रेडिट लेने वाली बीजेपी और आरएसएस अब चढ़ावे में हुए गबन पर चुप क्यों हैं? वे ही थे जो हर चीज में सबसे आगे थे, हर चीज का क्रेडिट लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रेडिट लिया, उन्होंने फाउंडेशन का क्रेडिट लिया, उन्होंने उद्घाटन का क्रेडिट लिया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट लिया, ध्वजारोहण का भी क्रेडिट लिया। अब जब फ्रॉड हुआ है तो वे चुप क्यों थे? मुझे 100% यकीन है कि इस क्राइम का पैसा आरएसएस के टॉप लेवल तक गया है, इसलिए इसे रजिस्टर नहीं किया गया। तो विपक्ष ने अपनी लाइन लेंथ सेट कर ली है। इसी का नतीजा है कि अयोध्या कांड में राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे ताकतवर हस्ती यानी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को जाना पड़ा। इस पूरे राजनीतिक एपिसोड में गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ विपक्ष का हिंदुत्व आक्रामक है। लड़ाई अब हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म की नहीं, हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की भी होती दिखाई दे रही है और इसका सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है अयोध्या। कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना। दरअसल विपक्ष का पूरा फोकस एक ही दिशा में है कि राम मंदिर के प्रतीक को नहीं बल्कि राम मंदिर से जुड़ी जवाबदेही को मुद्दा बनाओ। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष का ये नैरेटिव अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही की, जिन्होंने पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए। उनका तीर सही निशाने पर लगा। उसके बाद तो एक एक करके दूसरे विपक्षी दल भी उसी लाइन पर आ गए। इसीलिए अखिलेश यादव बीजेपी से लेकर वीएचपी के निशाने पर हैं। सबसे पहले सूचना अखिलेश यादव तक कैसे पहुंची? जो ट्रस्ट के वहाँ बहुत जिम्मेदार लोग थे और भी बड़े गंभीर लोग हैं जो ट्रस्ट में, वहां तक बात पहुंचती ना। अखिलेश यादव ने सबसे पहले बयान दिया जी, तो मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये राजनीति का शिकार, यानी गोल पोस्ट शिफ्ट करने की पहली किक अखिलेश ने मारी और अब पूरी विपक्षी टीम उसी दिशा में खेल रही है। वैसे भी राजनीति सिर्फ सच और झूठ से नहीं चलती, राजनीति चलती है नैरेटिव से और इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई इसी नैरेटिव की है। पहला नैरेटिव था राम मंदिर बन गया, अब विपक्ष नया नैरेटिव गढ़ रहा है कि मंदिर तो बन गया, हिसाब भी दो। यानी राम वही है, आस्था वही है, मंदिर भी वही है, लेकिन सवालों का और मुद्दों का गोल पोस्ट बदल चुका है। पहले मसला मंदिर निर्माण का था, अब जवाबदेही का है। और ये एक फैक्ट भी है कि भारतीय राजनीति में जो पार्टी नैरेटिव तय करती है अक्सर मैदान भी वही मारती है। बीजेपी इस गेम की बड़ी खिलाड़ी मानी जाती रही है,
लेकिन अब देखना ये है कि क्या विपक्ष इस नए गोल पोस्ट पर उतनी ही मजबूती से डिफेंड कर पाएगा या विपक्ष राम मंदिर की राजनीति का एक नया अध्याय लिखने में कामयाब होगा, क्योंकि इस बार लड़ाई मंदिर की नहीं, मंदिर के नाम पर बने नैरेटिव की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की पहली तस्वीर सामने आई है और चढ़ावा चोरी पर ही देखिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसे लेकर आज दिन भर घटनाक्रम तेजी से बदलते रहे। 3 घंटे ट्रस्ट की बैठक चली और उसके बाद जो महत्वपूर्ण फैसले हुए, ट्रस्ट का जो बयान भी सामने आया, इन सब के बीच जो फैसले निकल कर आए, 2 इस्तीफे स्वीकार हुए और अब सीईओ की भी नियुक्ति होगी और इसके साथ ही महासचिव के अंतरिम महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन को नियुक्त किया गया है। पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य। कचहरी में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गूगल के सर्च इंजन से कैसे फंस गई सिया गोयल। इतिहास कभी कभी खुद को ऐसी तस्वीरों में समेट लेता है जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी सोच में पड़ जाती हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक देश के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की ही सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि संदेश हैं, हुंकार हैं और शायद महाशक्तियों के अहंकार पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार भी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों में उनकी मौत हुई और उसके ठीक 4 महीने बाद जब तेहरान की सरजमी पर जनाजा निकला, सड़कें कंपन। आसमान से ली गई तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सर ही सर आपको नजर आएंगे। इस भीषण गर्मी के बीच तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का आंकड़ा पार कर रहा है, वहां लाखों करोड़ों लोगों का यह हुजूम चीख चीख कर कह रहा है कि जंगें हथियारों से जीती जा सकती हैं, लेकिन किसी कौम के इरादों को मिसाइलों से कुचला नहीं जा सकता है। इस तपन से लोगों को राहत देने के लिए तेहरान की सड़कों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लोगों पर पानी का छिड़काव कर रही थी। जगह जगह शरबत और तरबूज बांटे जा रहे थे ताकि इस आखिरी सफर में आस्था और आक्रोश का यह सैलाब थमे रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस अभूतपूर्व एकजुटता को देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक और मजबूत संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने देश को सिखाया था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि जनता और एकजुटता है। अगर सभी लोग आपसी भाईचारे, एकता और देश की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़े तो ईरान का सम्मान आगे बढ़ेगा, तरक्की की राह मजबूत रहेगी। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, अगर मैं भी कुछ कहूं तो आखिरकार कुछ ही फारसी भाषी उसे समझ पाएंगे, लेकिन लोगों का व्यवहार और उनकी उपस्थिति पूरी दुनिया समझती है। ये भव्यता लड़कियों, पुरुषों और बच्चों की आंखों से बहते ये आंसू किसी आदेश से पैदा नहीं किए जा सकते। आंसू किसी व्यक्ति के भीतर उमड़ते दर्द और दुख से निकलते हैं और दुनिया इस सच्चाई को देखती है। हालांकि जब तेहरान की सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, तब 7 समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में एक अजीब सी छटपटाहट और टीस दिखाई दी। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं, मैं ये देखकर हैरान हूं कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। मुमकिन है कि नकली आंसू हो। गुरूर और हताशा का ये मिला जुला रूप यही नहीं रुका।
ट्रंप आगे एक ऐसी धमकी देते हैं जो किसी भी सभ्य कूटनीति के माथे पर कलंक की तरह है। ट्रंप ने कहा, तेहरान में श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता जमा हुए, वो सभी वहां मौजूद हैं। हम एक ही हमले में उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। सोचिए, एक ही शॉट में सबको खत्म करने का यह अहंकार इस बात का सबूत है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इस जन सैलाब को देखकर अंदर से हिल चुका है। Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. True. लेकिन ईरान ने भी इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, वो सीधे ट्रंप के इसी अहंकार की धज्जियां उड़ाता है। ईरान ने कहा, ट्रंप, इन बातों को आप समझ नहीं सकते क्योंकि ना तो आपके पास सभ्यता है, ना इतिहास, ना ही सम्मान। आपने आयतुल्लाह खामेनी को मार डाला, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ दी है जिसकी खुशबू आज पूरी दुनिया में फैल गई है। याद रखिए, लोगों को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं। हालांकि इसी भीड़ का एक हिस्सा ऐसा भी था जो खामेनी के जनाजे के साथ तो था, लेकिन वहां ट्रंप की फोटो पर पत्थर भी फेंक रहा था। वैसे अमेरिका को लगता है कि ये सिर्फ एक सीज फायर है, लेकिन ईरान इस वक्त को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस सीज फायर के दौरान भी ईरानी सेना शांत नहीं बैठी, बल्कि वो अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ा रही है। अगर इस दौरान किसी ने भी कोई गलती की तो ईरानी सेना उसको ऐसा करारा और निर्णायक जवाब देगी जिसे दुनिया याद रखेगी। यानी जिस ईरान को महाशक्तियां अलग थलग करना चाहती थी, वो आज अपनी जनता की एकजुटता, अपनी सेना की मुस्तैदी और दुनिया के सबसे संवेदनशील ट्रेड रूट पर अपने नियंत्रण की बदौलत महाशक्तियों के सामने सीना ताने खड़ा है। हम ये दिखाने के लिए यहाँ हैं कि उनका रास्ता जारी रहेगा और इनमें से हर एक व्यक्ति मुट्ठी भींचकर उनके रास्ते पर आगे बढ़ेगा और जल्द ही हम निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल से उनकी मौत का बदला लेंगे। इजराइल, अमेरिका या कोई भी और जिसकी हमारे देश के बारे में जरा भी बुरी मंशा हो, उसे ये जान लेना चाहिए कि हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सिस्टम का समर्थन करते हैं। आप बुरी नीयत से इस देश की तरफ देख भी नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारे शरीर में खून की आखिरी बूंद भी बाकी है, हम इस देश के लिए डटकर लड़ेंगे। हम इस जमीन का 1 इंच भी किसी और को नहीं लेने देंगे। वैसे ट्रंप को लग सकता है कि ये भीड़ नकली है, आंसू नकली हों, लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी देश की अस्मिता पर चोट होती है तो लोग इसी तरह से सड़कों पर उतरते हैं। आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले चलते हैं जहां दुनिया ने ऐसे ही ऐतिहासिक और विशाल जनाजे देखे हैं। अगर हम आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जनाजों यानी लार्जेस्ट फ्यूनरल्स इन हिस्ट्री की बात करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1969 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्ना के निधन पर मद्रास की सड़कों पर 1.5 करोड़ लोग उतरे थे। ये मानव इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण जनसैलाब माना जाता है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग आए थे, जो उस वक्त ईरान की कुल आबादी का 6वां हिस्सा थे। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि खुमैनी के कफन के टुकड़े तक लोगों ने श्रद्धा में अपने पास रख लिए थे। साल 2020 में जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, तब भी ईरान के अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे। साल 1970 में जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर का निधन हुआ था, तब उनके अंतिम संस्कार में 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अब जहां तक खामेनी के जनाजे का सवाल है, तो ईरान ने इतने सैंक्शंस के बावजूद पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाक चौबंद इंतजाम बताते हैं फ्यूनरल की तैयारी कई दिनों से हो रही थी। लेकिन क्या ये
दुनिया का सबसे महंगा अंतिम संस्कार बनेगा? क्योंकि अगर बात दुनिया के सबसे महंगे अंतिम संस्कारों की हो तो यहां पर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में सिकंदर का अंतिम संस्कार सबसे खर्चीला बताया जाता है। उसके सोने के ताबूत और रथ को बनाने में 2 साल लगे थे, जिसकी आज की कीमत करीब 600 मिलियन पाउंड यानी 5,700 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है। आधुनिक इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के राजकीय अंतिम संस्कार और उस दिन घोषित राष्ट्रीय शोक, जिसकी वजह से शेयर बाजार और सरकारी दफ्तर बंद रहे, उस फ्यूनरल की कुल लागत $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ थी। साल 2022 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर लगभग 2000 करोड़ खर्च हुए थे। ईरान आज जिस आर्थिक तंगी और प्रतिबंधों से गुजर रहा है, उसके बावजूद खामेनेई का यह अंतिम सफर ऐसे आलीशान खर्चों से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनात्मक मौजूदगी से इतिहास का एक सबसे बड़ा और अभूतपूर्व फ्यूनरल बन गया है, जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। वैसे भरोसा बड़ी चीज है, रहबर पर ईरान के लोग भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो भरोसा तोड़ने की वजह से सुर्खियां बन जाते हैं। पुणे के पास लोहगढ़ किले की वो 400 फीट गहरी खाई सिर्फ केतन अग्रवाल की मौत की गवाह नहीं, बल्कि वो गवाह थी एक ऐसी खूनी साजिश की जिसे इंटरनेट के बंद कमरों में हफ्तों तक बुना गया। आमतौर पर अपराधी वारदात के बाद सुराग छोड़ते हैं, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल ने वारदात से पहले ही अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ दिए थे। आज कचहरी में हम डिजिटल सबूतों की उस परत को खोलने जा रहे हैं जिसने सिया के परफेक्ट मर्डर के दावों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। पुणे पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स जब सिया गोयल के दोनों मोबाइल फोन्स का डेटा खंगाल रहे थे, तो उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उन्हें साजिश की एक पूरी डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी। वारदात से हफ्तों पहले जब सिया और केतन की शादी की शहनाइयां बजने की तैयारियां हो रही थी, ठीक उसी वक्त सिया का दिमाग इंटरनेट पर क्राइम थ्रिलर के उस हिस्से को सर्च करने में जुटा था जहां कानून की नजरों से बचा जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया की सर्च हिस्ट्री से कुछ ऐसी कड़ियां मिली हैं जो उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरह बेनकाब करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने इंटरनेट पर सर्च किया था कि भारत में वो कौन से मर्डर केस हैं जिनमें लाश कभी नहीं मिली या कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। इसी सर्च के दौरान उसकी नजर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर पड़ी, जहां साजिश और धोखे की मिलती जुलती कहानी थी। गूगल मैप्स और सर्च हिस्ट्री से पता चला कि सिया ने पुणे के आसपास के कई किलों और खाइयों की गहराई, वहां के टूरिस्ट फुटफॉल और सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी को लेकर कई बार सर्च किया था। वो एक ऐसी जगह चाहती थी जिसे हादसा साबित करना सबसे आसान हो। गुनाह करने की हिम्मत तो सिया ने जुटा ली, लेकिन पकड़े जाने का खौफ उसके सर्च बार में साफ दिखा। उसने सर्च किया, क्या पुलिस हिरासत में महिलाओं को रिमांड पर लिया जाता है? महिला कैदियों के अधिकार क्या हैं? और क्या पूछताछ के दौरान पुलिस मारपीट कर सकती है? सिया गोयल ने इंटरनेट पर सर्च किया था कि भारत में ऐसी कौन सी मर्डर केस है जिसमें लाश कभी नहीं मिली और कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। इसी सर्च के दौरान उसकी नजर पड़ी इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर, जिसमें साजिश और धोखा की मिलती जुलती कहानी थी। सिया को लगा था कि वारदात के बाद अगर वो फोन से ब्राउजिंग हिस्ट्री और चैट्स डिलीट कर देगी तो वो पाक साफ बच निकलेगी। लेकिन वो डिजिटल दुनिया के इस बुनियादी नियम को भूल गई कि इंटरनेट पर मिटाया गया कुछ भी पूरी तरह साफ नहीं होता। पुणे पुलिस ने राज्य की सबसे एडवांस फॉरेंसिक लैब की मदद ली। जब सिया, चेतन और उनके वर्कर नीरज के फोन का डंप डेटा निकाला गया तो डिलीट किए जा चुके कई सीक्रेट चैट्स और गूगल सर्च की टाइम स्टैम्प्स यानी तारीख और समय वापस आ गए। ये डेटा ठीक उसी समय का है जब 31 मई
4 जून और 14 जून को केतन को मारने की नाकाम कोशिशें की गई थी। लोहागढ़ किले को ही क्यों चुना गया? सिया गोयल क्यों इसी जगह को चुना? गूगल मैप्स और सर्च हिस्ट्री देखने से यह पता चलता है कि सिया गोयल ने कई बार पुणे के आसपास की कई किला, खाड़ियों की गहराई, टूरिस्ट फुटफॉल और वहां के सीसीटीवी के मौजूदगी के बारे में कई बार सर्च किया था। अपराध कैसा भी हो, उसके सुराग मिलते ही हैं। इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV।